बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। डस्का इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद अपोजिशन मुतालबा कर रही है आला अदलिया से कि वो इसके ऊपर अस खुद नोटिस लें और इसके ऊपर आर्टिकल 6 भी वो कह रहे हैं कि लगना चाहिए, क्योंकि शाहिद खकान वाहिद साहब ने आज जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप बिल्डिंग्स की इंक्वायरीज कर सकते हैं, अगर आप बाकी मामलात की इंक्वायरी कर सकते हैं और अस खुद नोटिस ले सकते हैं, तो ये तो आइन तोड़ा गया है, इस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये अपोजिशन का मौक़िफ़ है। पहले सुन लें डस्का इलेक्शन के हवाले से शाहिद खाकान साहब ने क्या कहा। जो NA 75 डस्का का इलेक्शन था, उस पर एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन ने मुनक्कद की थी और उसके अंदर बड़े खौफनाक इंकशाफात हैं। सरेआम दिन दिहाड़े ज़िले इंतज़ामिया, पंजाब हुकूमत, पुलिस, हुकूमत के वज़रा, MNA MPA इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। जो सुनता नहीं है उसको अगवा किया जाता है, उसको दबाया जाता है। बात पंजाब के वज़ीर आला बुज़दार पर जाती है और इस मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान पर जाती है। चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ड्यूटियाँ लगाते हैं कि तुमने जाके इलेक्शन में ये काम करना है, और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इबरतनाक सजाएं इन लोगों को देगा। तो ये शाहिद खकान वाहिद साहब कह रहे थे कि बात प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तक जाती है, लेकिन क्या इसके कोई शवाहिद हैं उस रिपोर्ट में कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बराह रास्त इस धांधली में मुलव्वस थे? अगर इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि जी धांधली हुई है और जिन शख्सियात के नाम है वो तो डिस्कस हो रहे हैं मीडिया के अंदर, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो रेजिग्नेशन वो डिमांड कर रहे हैं फ्राम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्या उनके हवाले से भी कोई शवाहिद हैं कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस धांधली के अंदर, या चीफ मिनिस्टर के हवाले से मजीद उन्होंने आर्टिकल 6 की जो डिमांड की है वो भी जरा सुनो। आज हम पाकिस्तान की अदलिया का इम्तिहान है। अगर ये अदलिया एक मुल्क के वज़ीर आज़म को एक तनख्वाह ना लेने पर निकाल सकती है, तो फिर आइन तोड़ने पर किसी के खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है, नहीं हो सकती। इस रिपोर्ट को मंगवाएं। अगर हम बिल्डिंगों की रिपोर्टें मंगवा सकते हैं, कौन सी बिल्डिंग बनी है ये ठीक या नहीं बनी, अगर हम जमीनों की रिपोर्टें मंगवा सकते हैं, अगर हम अस्पतालों के दौरे कर सकते हैं, अगर हम शादी घरों को गिरवा सकते हैं, तो आज तो मुल्क में जो निज़ाम है जिसकी बुनियाद इलेक्शन होता है उस पर डाका डाला जा रहा है। आइन तोड़ा गया है। क्या आर्टिकल 6 का लागू होता है या नहीं होता? एक हुकूमत साजिश करके जब इलेक्शन चोरी करे तो फिर मेरी नाकस राय में आर्टिकल 6 लगता है। अब इसका जवाब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर साहब की तरफ से किस तरह से आया, देखिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म का नाम सुनते ही वो लोग जिनके माथे से पसीना टपकने लग जाता है, आज वो हमें रिपोर्टों का हवाला दे रहे हैं। जब उनसे कहते हैं कि रिफॉर्म करो तो वो भाग जाते हैं और हमें रिपोर्टों का हवाला देते हैं। रिपोर्ट की बात भी जरा कर लें। ये रिपोर्ट इस वक्त इलेक्शन कमीशन में जमा है। इलेक्शन कमीशन उसकी रोशनी में खुद भी एक्शन लेगा। जो सिफारिशात पंजाब हुकूमत को आएंगी उसकी रोशनी में जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। अपोजिशन पार्लियामेंट में बैठना नहीं चाहती। अगर सियासत आपने सड़क पे करनी है, डिबेट आपने सड़क पे करनी है, एहतजाज आपने सड़क पे करना है, तो पार्लियामेंट की सीटें क्यों भाई रख के बैठे हो? इस्तीफे दो और घर जाओ। अहम सवाल है। हसन खावर साहब ने कहा कि पार्लियामेंट की सीटें क्यों रख के बैठे हुए, इस्तीफे दें और घरों के जाएं। वो 126 दिन का धरना याद आ गया था। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। सईद कायद साहब लाहौर स्टूडियो से, शेख वकास अकरम साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से, आप दोनों मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। सईद कायद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। उन्होंने कहा जी कि आप बाहर निकले हुए सड़कों पर, तो बाहर ही रहें, फिर इस्तीफे दें, घरों को जाएँ। नहीं, मैं इसको देखिए, मैं शाहिद खकान अब्बासी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा, वो बड़े कमाल के होते हैं। महर बुखारी सानिया कब और कैसे हुआ, अर्ज करता हूँ बाकायदा दलाइल के साथ जी। उन्होंने महर बुखारी साहबा के प्रोग्राम में कहा था कि जिन इलेक्शंस में हम इलेक्ट होके आते रहे हैं वो भी धांधली ज़्यादा थे। ये रिकॉर्ड पे है, आप अपनी रिसर्च टीम को कह सकते हैं। मैंने खुद कहा है, उन्होंने कहा है। तो जब पूरा इलेक्शन चोरी होता रहा है तो एक छोटे से इलेक्शन को दरगुजर फरमा दें। यही वही कहानी है जो हम रिपीट होती सुनते चले आ रहे हैं। पहली बात तो मुझे ये बताएं, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, यहाँ का तो हर इलेक्शन डाउटफुल है। कौन सा 40 लाख रुपए में इलेक्शन होता है? ये वायलेट नहीं होता। अब रहेगी इलेक्शन कमीशन की बात, हमारा पूरा एतमाद उस पर। अगर कुछ हमारी शिकायतें हैं क्योंकि हमारे पैसों से चलता है वो। यार, आपको रोज टीवी पे बैठ के कहते हैं कि तुम सिलेक्टर हो, इलेक्शन कमीशन नहीं हो, तुम बंदे सिलेक्ट करते हो। सही है। आपने उधर मैं कोई पीटीआई का या हमायती नहीं हूं। अच्छा, वैसे सोचने की बात, ये बिल्कुल सही आपने कहा है कि जब ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टर साहब को सिलेक्टेड कहती है ना, तो उंगली तो इलेक्शन कमीशन पे उठ रही है। सिलेक्टर होगा ना, फिर सिलेक्शन बोर्ड हो गया, उसका नाम चेंज कर दो। उधर उसने नोटिस कोई नहीं भेजा।
मैं इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाता कि वो जो है बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट जो नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड मैन थे ये उनके अजीज हैं या नहीं है, मैं तो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। बात ये है कि यहाँ की शराफिया लड़ रही है आपस में, ये इसमें अवाम के कोई इश्यूज नहीं है। ये इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीत जाती तो मेरा क्या होना था, वो कोई और जीत जाता तो क्या होना था। हम हमसे दूर ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बात ये है आपके क्या इश्यूज हैं अवाम के? यार रोटी, भूख, मेरा मतलब हमारे इलेक्शन क्या है, बिजली की कीमत। अच्छा इसमें मैं आकर और आपको बात बताऊं, अभी आएंगे शायद आप मूवमेंट पे भी आएंगे। जिस दिन ये सारे इशू सामने आ गए ना, ये तीनों एक पेज पे होंगे। आप यकीन करें, जिस वक्त यहाँ पे क्लर्क्स को और मजदूरों का कोई तहरीक उठती है तो उसको मार मार के बुरकस निकाल देते हैं, सारे एक पेज पे होते हैं। हाँ अलबत्ता अगर इनकी आला रियासत का कोई चीफ जस्टिस साहब जो है वो 5 घंटे हफ्ते में जा में रहें तो फिर भी ये हाथ नहीं उठाते। तो ये है, ये बात हो रही है, हम जानते हैं कौन क्या है, आप भी समझते हैं। सियासत अवाम से दूर हो रही है। वो कहते थे 4 हल्के खोल दो, कभी नहीं खोले, उसी पे लड़ाई होती रही। तो मुझे लगता है इन्होंने हमें आरे लगाया हुआ है कि ये आधी रात को ये तेल की कीमतें बढ़ा देते हैं, सवेरे ये इलेक्शन पे लड़ रहे होते हैं और हम टीवी पे ये चला रहे होते हैं। बिफोर आई गो टू द गवर्नमेंट, शेख वकास अकरम साहब, ये जो ऑपोजिशन का मुतालबा है कि जी आप रिजाइन करें और उसके बाद आला अदलिया से भी मुतालबा कर दिया कि आप खुद नोटिस लें, आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए, आइन टूटा है, आपका क्या तज्जिया है इस पे? देखें, जहाँ तक आर्टिकल 6 का सवाल है, ऐसा मैंने अपने एक दोस्त वकला जो है, मैंने उनसे आज बैठ के इस पे मशवरा किया, डिस्कशन हुई, तो आर्टिकल 6 तो इस पे नहीं लगता है। हाँ, और कानून की बहुत सी ऐसी सेक्शंस हैं जो इस पे लगती हैं, लागू हो सकती हैं और लगनी चाहिए भी, मगर जो नहीं लगता वो आर्टिकल 6 है। इसलिए मेरे ख्याल में क्योंकि इलेक्शन करीब है तो सियासी बयान है ना, जो है शायद उनको कोई इशू चाहिए, तो इसलिए वो इस किस्म की जज्बाती बात मेरे ख्याल में जज्बात में कर गए। दूसरा, जहाँ तक आपने जिक्र किया इलेक्शन का, तो मैं बताता चलूँ, ज़िमनी इलेक्शंस के बारे में ये आज नहीं कई सालों से ये बात है कि ज़िमनी इलेक्शन जो है हुकूमत से ही बिलोंग करते हैं, मगर ये तो बहुत ही नाअहली रही इस हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से कि ये हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन भी हारती रही। वरना यूजली बिल्कुल ये हम जो हलकों वाले हैं, हमें पता है कि जहाँ ज़िमनी इलेक्शन होता है वो जैसे तैसे करके हुकूमतें ही माजी में जीतती रही हैं, मगर ये पहली हुकूमत है कि जो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से आवाम में इतनी गैर मकबूल रही कि मेजॉरिटी ऑफ द ज़िमनी इलेक्शन, मैं 100% तो नहीं कहता, मगर मेजॉरिटी ऑफ ज़िमनी इलेक्शन इन्होंने लूज़ कर लिए। अब जहाँ तक उसमें रिगिंग का ताल्लुक है, जो रिपोर्ट आई है, रिगिंग बिल्कुल होती है ज़िमनी इलेक्शन में, हुकूमतें वक्त करवाती है, और वो एक बिल्कुल एक ऐसा फैक्ट है जो हर कोई जानता है, सबको पता होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर हुकूमत पंजाब में अपोजिशन पार्टी की होती और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो खान साहब के पास होती और यहाँ कोई ज़िमनी इलेक्शन होता, तो डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ जो है वो पंजाब हुकूमत की बात सुनते या फेडरल गवर्नमेंट की बात सुनते? वहाँ जो पटवारी और वो जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स, जो स्कूल टीचर्स हैं, जो सारे पंजाब हुकूमत के मातहत होते हैं, वो अपने उसकी बॉस की बात सुनते या फेडरल गवर्नमेंट की सुनते? तो मैं कहता हूँ ये नॉन इशू है। अपोजिशन को इसी पे खुश होना चाहिए कि मेजॉरिटी ज़िमनी इलेक्शन इन्होंने जीतनी है। रिगिंग्स होती हैं, इस इलेक्शन में भी हुई हैं, और आप हुकूमत की दिलचस्पी को किसी भी तरीके से इसमें रोक नहीं सकते। ये थोड़े से नातजर्बेकार थे, इनकी चीज़ें खुल के सामने आती रही हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं, जिस सूबे में ये इलेक्शन होता है, कोई भी ज़िमनी इलेक्शन, वहाँ जो भी जमा तफरीक होती है वो चीफ मिनिस्टर या वहाँ के इंचार्ज वज़रा की मर्जी के और इल्म में लाए बगैर नहीं होती है। इसमें अब वो कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई है, हम जो कुछ करेंगे कानून के मुताबिक करेंगे। मैं एक नया तसादुम और एक नया तमाशा देख रहा हूँ। अब उसमें कानून ये कहता है जी इलेक्शन कमीशन जो कहता है हम तो कानून के मुताबिक करेंगे, तो ये अगले चंद दिन ये भी आपके टॉक शोज की जीनत रहेंगे। टॉपिक आज रिपोर्ट पे ये हो गया, आज रिपोर्ट पे ये हो गया। सो अल्टीमेटली ये इस वक्त नॉन इशू है। इशू इस वक्त जो है ना वो सिर्फ ये, हाँ, और आपने इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म्स की बात की है, हर पार्टी इसमें कसूरवार है। पिछले कई सालों से हम ये बातें सुनते आ रहे हैं। हर पार्टी को अल्लाह ताला ने मौका दिया था अपने दौर में ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लेते। अब हर कोई अगला इलेक्शन देखता है और इसीलिए रिफॉर्म से भागता है, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो। सबको जो बारे में होता है सारे उस हिसाब से चलते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि कोई ऐसा कदम हो जो अगले इलेक्शन में मेरे गल पै जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा इशू है,
पेट्रोल हाइक, चीनी, वो आते हैं जी, महंगाई पे आते हैं। महंगाई पे डिस्कशन मैंने करनी है। शहबाज गिल साहब ने आज कांग्रेस की और बीजेपी की मिसाल दी है, और उनका मैं अभी शॉर्ट भी सुनवाता हूँ, आपको भी सुनवाता हूँ, उस पर भी बात करते हैं महंगाई पे। गवर्नमेंट से इसके ऊपर मौक़िफ़ ले लें। अली मोहम्मद खान साहब, ये जो अब रिपोर्ट एक आ गई जिसमें ये लिखा गया कि जी ये धांधली हुई है इस इलेक्शन के अंदर, जिसकी बुनियाद पे ऑपोजिशन जो है अब मुतालबे कर रही है कि जी ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब को रिजाइन करना चाहिए। अब वो जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की आप लोग बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने की बात कर रहे थे, ऑपोजिशन उसको भी जो है कह रही थी, अपोज कर रही थी। मौका मिल गया ये कहने का कि उसके पीछे भी कोई ना कोई बदनीयती है इस रिपोर्ट की वजह से। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वसल्लिम वबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, बदकिस्मती से हम सियासतदानों के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जिस शख्स को पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख में सबसे ज्यादा लान तान का निशाना बनाया जाता है, मेरा इशारा जनरल रिटायर्ड याह्या खान की तरफ है कि उनके दौर में जो इलेक्शन हुआ, शो में किस्मत कि वो सबसे ज्यादा मॉरिस कहता है कि वो न्यूट्रल था, अनकॉन्ट्रोवर्शियल था। अब यहाँ पे जो शेख वकास अकरम साहब ने थोड़ी सी मंजरकशी की है, उसके कुछ हिस्से से मैं एग्री करता हूँ कि सियासी जमातें जो हैं उनमें वो सीरियसनेस वो नजर नहीं आई। हमने तो बड़ा सफर किया और उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन भी डाली और 126 दिन का धरना भी दिया। 126 दिन यहाँ पे बैठे रहे, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां से एक बड़ी तवील इन्वेस्टिगेशन सिलेक्शन की हुई। लेकिन ये बहरहाल एक हकीकत है कि जो तंदही से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे काम होना था उस तरह से नहीं हो सका। अब ये बहुत ही बचकाना सी डिमांड है अपोजिशन की कि इसके आर्टिकल 6 पहले तो लगता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप लोग खुद इसमें कितना सीरियस रहे, कितनी आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में आपने इंटरेस्ट लिया और कितना आपको सूट करता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन न्यूट्रल हो और साफ और शफाफ हो। मैं समझता हूँ कि ये जो इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट आई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, मैं तो बिल्कुल इसके हक में हूँ कि अगर इसके कोई कमीशन बनता है जो भी होता है। लेकिन जो साबिक़ वज़ीर आज़म साहब ने बात की है, शाहिद खान साहब ने, तो उनकी इत्ला के लिए अर्ज है कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस से ये सारी बातें नहीं होती, आपको फिर सीरियसनेस दिखानी होती है। और अगर आप वाकई इसमें सीरियस हैं, इलेक्शन की इन्वेस्टिगेशन हो, तो खुद किया और ये बात माना कि इस प्रोग्राम में भी उसका पिछले भी इलेक्शन के वो कहते हैं कि तो जो जिस इलेक्शन में हम जीते हैं, अल्लाह ने कामयाबी दी है, वो तो साबित होना है कि क्या चोरी शुदा था या नहीं था। सईद कासिम साहब, शहबाज गिल साहब ने आज बात की है ऊपर, और वो जो हुकूमत कहती है कि पूरे खत्ते में पेट्रोल सबसे सस्ता है पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा है कि ये देखें, ये हकायक हैं, पेट्रोल सस्ता है और शर्म भी खाएं, शर्म भी खिलाइए। ऑपोजिशन को तो कह रहे थे चले, और पता नहीं किस किस को कह रहे थे, सुन लें क्या कहा उन्होंने। मैं आपसे शेयर करता हूं, ये कांग्रेस पार्टी जो इंडिया की है, ये उन्होंने अपने ट्विटर पे कल शेयर किया। ये इंडियन कांग्रेस पार्टी बीजेपी गवर्नमेंट को शर्म दिला रही है और बता रही है कि पाकिस्तान में तेल सस्ता है। आपको बड़ी मोहब्बत है उनसे, मुझे पता है, तो इसीलिए बता रहा हूं, हमारी तो आपको समझ नहीं आनी है, जेडे तुम्हारी भूआ दे पुत्र ने ना दी समझ आ जाएगी ਤੁਹਾਨੂੰ। और वो शर्म दिला रहे हैं कि पूरे खित्ते में इंडिया का पेट्रोल सबसे महंगा है। ये कांग्रेस के चार्ट में भी सबसे ज्यादा सस्ता तेल दुनिया में पाकिस्तान में है, इस रीजन के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की कांग्रेस कह रही है, और वो शर्म दिला रही है अपनी पार्टी को कि सस्ता करें। साथ आपको भी शर्म दिला रही है कि झूठ ना बोलें वहां का नाम लेके। जी अच्छा, मैं एक अजीब गरीब इस कैद में हम आन पहुंचे हैं। मसलन जब टीवी पे बहस होती है तो ये बहस नहीं होती कि हम दोनों बदनवान नहीं है। बहस ये होती है तुसी ज्यादा हो असी घाटा, आपने ज्यादा लूटा है, हमने कम लूटा है। अगर हम खित्ते में ममालिक में अपनी बहस करते हैं तो वो कहते हैं देखें वो अवाम को ज्यादा कुचल रहे हैं, हम कम कुचल रहे हैं। अगर आप इस आर्ग्यूमेंट की तख्तीक करें, इसका क्लिनिकल एनालिसिस करें, तो ये क्या है कि भाई वो तो आपसे ज्यादा जलील हो रहे हैं, आप कम जलील हो रहे हैं। अरे भाई बात ये है कि यहाँ मिनिमम वेज क्या है,
यहाँ मुझे बताएं कि 50% जो है वो आपकी आमदनी का एक जो बेस वो ग़िज़ा पे खर्च होता है। दुनिया का सबसे ज़रखेज़ खित्ता आपके पास है, फीडिंग ग्राउंड्स ऑफ क्या सब कॉन्टिनेंट कहा करते थे हम, ये प्लेन्स ऑफ पंजाब हैं, ये 40% गला 47 से पहले पैदा करते थे पूरे सब कॉन्टिनेंट का। तो क्या हुआ कि हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं? वाई दिस? आप आपस में गुफ्तगू करते हुए हमें सिर्फ ये क्यों बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने ज्यादा लूटा था, हमने कम लूटा है? यार तुम हमें कब बताओगे कि हमने लुटेरों को भी बर्बाद कर दिया है और हम तुम्हें लूट नहीं रहे, हम तुम्हारे राइट्स दे रहे हैं? दिस इज द अटर बैंकरप्सी ऑफ दिस रूलिंग एलीट। नहीं तो आपके ख्याल में जब गवर्नमेंट ये कहती है कि पेट्रोल पाकिस्तान में खित्ते की निस्बत सस्ता है, तो ये उनकी अचीवमेंट नहीं है? देखिए खित्ते की निस्बत अब देखे ना, उसमें वो पहले तो उन्होंने उनका जो रुपया है उसकी कीमत हमसे वो 60 रुपए का डॉलर है, उनका 65 रुपए का डॉलर है। बात ये है कि आपकी जो रियल मिनिमम वेज है वो क्या है? ठीक, आप वो क्यों नहीं हमें बताते? देखिए अच्छा, उसके बाद करने वाले काम क्या है? मिसाल के तौर पे सारे इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं, मुझे तो सारे कंप्रोमाइज लगते हैं, चाहे गवर्नमेंट में। जब मैं ये कहता हूं कि यार ये इंपोर्ट्स बंद करो, ये लग्जरी इंपोर्ट्स बंद करो, 30 से 40% इंपोर्ट बिल आपके लले तललों का है, ये एसयूवीज मंगाने बंद करो, अपने कुत्तों की खुराक मंगानी बंद करो। नहीं, हम तो जो है वो बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे। बात ये है कि ये एक एंटी पीपल सिस्टम है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बिल्कुल झूठ है और मैं नहीं मानता कि जनाब यहाँ पे गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस का मसला है। यहाँ पे मसला स्ट्रक्चरल है, इसके स्ट्रक्चर एंटी पीपल है, ये सिस्टम हैवीली टिल्टेड है। अब मुझे ये बताएं, इस मुल्क के जितने ये मुख्तार रोज आके बहसें करते हैं, इनसे लड़ते हैं, अगर 5000 रुपए का लीटर पेट्रोल हो जाए तो इनको फर्क पड़ता है? ये इनका मसला ही नहीं है। ये महंगाई की बात भी सिर्फ इसलिए करते हैं कि पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, यार चलो किसी तरीके ना। कल तक क्या हो रहा था? ठीक है, दुआएं मांगी जा रही थी कि जनाब ये जो मसला हल ही ना हो लब्बैक का, और ताकि जैसे मैंने कहा था आपके शो में कि यहाँ ये मसला हल हो गया तो ये सफ़े मातम में, तो ये वही बात है जो अभी वकास शेख साहब भी कह रहे थे, ये नॉन इशू से खेलते हैं। महंगाई है, उसको ख़त्म करो या हमारी जेब इतने पैसे डालो कि वो मैच कर सके उस महंगाई को, वरना यू आर अ फेलियर। शेख साहब देखें शाह भाई, मैं तो ना आपने जो क्लिप दिखाया, मैं पिछले कई दिनों से मेरे कई दोस्त भाई पीटीआई में वज़ीर हैं, हम मिलने वाले वज़ीर आज़म से लेके बहुत से वज़रा जो दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और ये गिल साहब, इनकी बातें सुन के मुझे दुख और तकलीफ़ होती है, और फिर वो दुख और तकलीफ जो है वो गुस्से में तब्दील हो जाती है। मैं बसद एहतराम अपने भाई के मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये क्या तरीक़ेकार है? क्या आपने इलेक्शन में ये कहा था कि हम आपको ब्रिटेन जैसी जो है वो यहाँ पे सर्विसेज फराहम करेंगे? क्या इलेक्शन में आपने कहा था कि हम आपको ब्रिटेन जैसा टैक्स सिस्टम देंगे? क्या आपने इलेक्शन में यहाँ पे कहा था कि हम आपको ब्रिटेन जैसा जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब दुनिया जहान के सिस्टम्स अमेरिका का आपने हमसे वादा किया था? आपने हमसे एक आसूदा और एक खुशहाल मुल्क का वादा किया था, आपने नौकरियों का वादा किया था, आपने घरों का वादा किया था। आप आज हमें हिंदुस्तान की वो उठा के दिखा रहे हैं। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है हिंदुस्तान से, हम नहीं सुनना चाहते बरतानिया का नाम, हम नहीं सुनना चाहते अमेरिका का नाम, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी यही हैसियत है, हमारी यही औकात है, हमारी यही 10, 15, 20 हजार रुपए जो है वो मुश्किल से एक आदमी कमाता है, बल्कि 8, 10 हजार से ऊपर बहुत से लोग आगे नहीं जाते हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। आप हमें सुना रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो है वो पेट्रोल, जहन्नुम में जाए हिंदुस्तान, जहन्नुम में जाए बरतानिया। हम ये सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान में मैं एक आम शहरी हूं, अगर मेरी 15, 16 या 20 हजार रुपए तनख्वाह है और मेरा नहीं गुजारा होता इस पेट्रोल की कीमत के साथ, आप मुझे क्यों हिंदुस्तान दिखा रहे हैं? क्या मैंने वोट डालने के लिए हिंदुस्तान जाना है? क्या मैंने वोट डालने के लिए ब्रिटेन जाना है? क्या मैंने वोट डालने के लिए अमेरिका जाना है? आप हमारे जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं। आप मलका फ्रांस बनने की कोशिश ना करें। आपने जो लोगों से वादे किए हैं मेरे भाई, आप अपने वादे पूरे करें। हमारी यही औकात है, हमारी यही हैसियत है, हमारे यही वसाइल हैं। इन वसाइल के अंदर रहते हुए आप हमारी जिंदगी किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, आपने हमें इसका जवाब देना है बहसीयत हुकूमत। आपने हमसे, आप मत दें यहाँ पे मिसालें हमें दूसरे मुल्कों की। अजीब बात है, आप देसी लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, ठीक है, आप बाहर से पढ़ के आ गए, आपको उन्होंने मशीर बना दिया, आप हमें हिंदुस्तान दिखा रहे हैं। और भाई मैं क्या करूं हिंदुस्तान का? मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरी हस्ती नहीं है, मेरी रोटी पूरी नहीं होती, मैं किथे जाऊं? कैन दिस सेंटेंस कि हिंदुस्तान में पेट्रोल सस्ता, ये पाकिस्तान का दुनिया खित्ते में सबसे सस्ता होगा, मेरे बारे जो नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसका जवाब क्या है? क्या तकरीरों से आप मेरा पेट भर सकते हैं? क्या तकरीरों से आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकते हैं?
क्या आपका कोई एक नारा ऐसा है जो मेरे लिए भाई जुल्म, 2-3 हफ्तों में 2 दफा आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, और IMF का जो पैकेज मैं देख रहा हूं आपको अगले 4-6 महीने में पेट्रोल और बढ़ाना पड़ेगा। हम कहां जा रहे हैं? तो मेरी तो प्राइम मिनिस्टर से ये इल्तिजा है लोगों की तरफ से कि हम नहीं, ये हमारे बारे में नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आगे से आप हमें तसल्ली दें, आप हमें दिलासा दें, आप हमें उम्मीद दें, हमें हिंदुस्तान और बरतानिया मत सुनाएं। मेरा तो इस पे मैं क्या कहूं जी, मैं तो इस पे जज्बाती हूं इस बात पे। आई डोंट लाइक द वे दे टेल अस अबाउट लंदन एंड इंडिया एंड दिस इज ऑल नॉनसेंस। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वेलकम बैक टू सवाल। अली मोहम्मद खान साहब, ये पेट्रोल की कीमत महंगी तो हुई है पिछले 3 माह में 31 रुपए, और फिर ये जो आखिरी दफ़ा महंगी हुई है 8 रुपये, 146 रुपये तारीख की बुलंद तरीन सतह को पहुंची है। शहबाज गिल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें वो अपोजिशन को शर्म दिला रहे थे और कह रहे थे देखें जी ये, वो जिस तरह से बात कर रहे थे वो, और शेख साहब जिस तरह से कह रहे थे कि दिल दुखता है जब इतनी बेहिसी के साथ कहा जाता है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी पाकिस्तान के हिसाब से आमदनी है, यही हालात हैं, पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान का अपना है, कोई बरतानिया का या हिंदुस्तान का या किसी और मुल्क का तो है नहीं। तो जस्टिफाई भी करना है तो आपके ख्याल में कि अवाम जिस तकलीफ से गुजरी है महंगाई की, कोई अल्फाज का चुनाव बेहतर होना चाहिए या थोड़ा कोई दिलासा तसल्ली होनी चाहिए अवाम के लिए, या ऐसे ठीक है जैसे वो कर रहे थे? देखिए निशान साहब, हुकूमत का 2 काम है हुकूमत के। एक तो जाहिर है गवर्न करना है, गवर्नेंस है, और स्मार्ट अच्छी गवर्नेंस। दूसरा मैं समझता हूँ कि और हुकूमतों का तो मैं नहीं समझता, लेकिन अपनी हुकूमत के हवाले से मैं ये बात समझता हूँ कि अपने आवाम से साथ में हम उनको नाउम्मीद नहीं करते। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और ये मुश्किल हालात सदा नहीं रहेंगे, जल्द इससे हम निकलेंगे। साथ साथ वज़ीर आज़म साहब जिस तरह उनकी पर्सनैलिटी है, हमेशा सच बोलते हैं, और उन्होंने हमेशा वादा भी किया बेशुमार जलसों में पाकिस्तानी अवाम से कि मैं आपसे सच ही बोलूंगा। और देखिए, एक बर्डन वो है जो हमारे किए का है, दूसरा वो है जो बैन अवी हालात या जो माजी में विरसे में मिला। मुझे कदर है शेख वकास अकरम साहब ने, और जिस तरह से आपने अवाम की जज्बात की तर्जुमानी की है, हकीकतन हमारी भी वही जज्बात हैं, क्योंकि हम अवाम में से हैं, वोट लेके आते हैं। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हल्के से ही वापस आ रहा हूँ, उन लोगों में से नहीं है जो पत्नी किधर से आ जाते हैं चोर दरवाजों से और वजारत या जो भी उनको मिल जाती हुकूमतों में आ जाते हैं। अवामी लोग हैं, अवामी राय पे चलते हैं और अवामी मफाद में फैसले करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि मियाँ साहब की तरह कर्जों पर कर्जे लेके आर्टिफिशियली रुपए को मेंटेन करते हैं, और आज जो मुश्किल में हम हैं, आज से 10 साल बाद हमारे बच्चों की बच्चे जो है वो उससे भी ज्यादा मुश्किल में होते, या ये मुश्किल सह के पाकिस्तान की मईशत को देखें। जो असल चेहरा है ना, असल चेहरा वो मास्क पहनने से छुपता नहीं है, और जो मास्क जितनी जल्दी हट जाए इतने बेहतर। आपकी जो मईशत है, जो रुपए की हैसियत है, वो एक न एक दिन सामने आनी थी। अब वक्त आ गया है कि हमने जो सख्त फैसले किए हैं, रुपए की कदर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होगी, और असल में आपकी रुपए की असल कदर वो है जो अपनी आप में ताकत, अपने बलबूते पे, मुल्क की मईशत की बुनियाद पे आपकी रुपए की कदर बनती है इंटरनेशनल मार्केट में। जिस तरह से आर्टिफिशियली मोहतरम इसाक डार साहब ने उसको मेंटेन रखा, देखिए वो तो कोई तरीका नहीं है कि उस वक्त अगर आपने डॉलर सर, आपका सारा दौर गुजर गया ये बात करते हुए, 3 साल तो गुजर गए, अब 2 साल रह गए। 2 साल में आप क्या करेंगे? अब वो आर्टिफिशियल मैनेजमेंट इसाक डार की चले आप लोगों ने नहीं किया, लेकिन आपकी अपनी जो भी रियल मैनेजमेंट है, उसके बाद अब अवाम को रिलीफ देंगे, दे सकेंगे 2 साल में, और देंगे तो कब देंगे? फिर कितनी देर का रिलीफ होगा? फिर नया इलेक्शन आएगा, फिर पता नहीं आपकी पार्टी हुकूमत में आती है नहीं आती, कोई और आ जाता है, वो फिर आर्टिफिशियल तरीके से करना शुरू कर देता है। तो क्या प्लानिंग क्या है? मतलब कि कितनी देर के लिए अवाम को रिलीफ देना है आउट ऑफ दिस 5 years टेन्योर? देखिए निशान साहब, मैं आपको साफ बात करूंगा कि कोई क्विक फिक्स इसका सोल्यूशन फिलहाल मौजूदा इमीडिएट फ्यूचर में नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसीलिए 6 महीने के लिए हुकूमत पाकिस्तान में पाकिस्तान के 2 करोड़ फैमिलीज को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज जो है वो दिया, जिसमें 12 से 13 करोड़ लोगों को वो सब्सिडी वाला 120
120 अरब की सब्सिडी की बात कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, और सर उस पर तो पहले ही डाका डलना शुरू हो गया है। अली साहब, वो 120 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने और कीमतें ऊपर जाना शुरू हो गई, यानी कि माफिया ने फैसला किया ये 120 अरब भी अपनी जेबों में डालना है, अवाम को इसका फायदा होने नहीं देना। इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज हैं, सिर्फ पंजाब में अगर वो गवर्नेंस ठीक हो जाए तो बहुत चीजें ठीक हो सकती हैं। 12 करोड़ आबादी पंजाब में, लेकिन प्राइस कंट्रोल होती नहीं। हमारे पास देखिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता है खुद कफालत का, अपने पैरों पे खड़े होने का, उसकी तरफ आपके हुकूमत के कदम जो है वो जा चुके हैं। अवाम को भी इसका इंशाल्लाह एहसास है भी और होना भी चाहिए कि या तो फिर हम एक तल्ख ढूंढ पी के पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बनाए और उसकी तरफ हम आगे एक पेशकदमी करें। देखिए IMF प्रोग्राम में हम क्यों गए, पूछे ना अपोजिशन से क्यों हमें जाना पड़ा। या तो अगर 3 साल की गवर्नेंस के बाद हमें IMF में जाना पड़ता तो सवाल फिर पैदा हो सकता था कि आपने इतनी मिस गवर्नेंस की, फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन किया कि पाकिस्तान को IMF के पास जाना पड़ा। अपनी हुकूमत के 5-6 महीने के अंदर अगर हम IMF में गए, इसका मतलब है कि जो माजी की हुकूमतें रही जिसमें नून पीपल्स पार्टी और एक हुकूमत में शेख वकास अकरम साहब भी इस हुकूमत का हिस्सा रहे, तो उससे पहले थी। तो मैं इन सबसे ये सवाल करता हूँ कि आप लोग बड़े ताकतवर, बड़े समझदार, बड़े तजुर्बाकार, बड़े कॉन्फिडेंट लोग थे, आपने हमें वो पाकिस्तान दिया जिसमें 30 दिन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था और फिर गिला भी इमरान खान साहब से करते। यहाँ ये भी बड़ा आसान है, जो है वन शुड टॉक टू द गैलरी। सवाल ये है कि पाकिस्तान में सही मानों में पाकिस्तान की गली गली, कूचा कूचा, नगरी नगरी, एक एक यूनियन काउंसिल, एक एक सूबाई और कौमी हल्के में इस स्टेटस को के सामने अगर कोई कराए तो इमरान खान और पाकिस्तान के एक इंसाफ खड़ी थी। ये बड़ा आसान है कि यहाँ पे बैठ के हम सच्ची खरी बातें करना शुरू करें। सवाल ये है कि मैदान अमल में इन लोगों के सामने कौन खड़ा था? डील करके नहीं आए इमरान खान, 22 साल जो है वो जद्दोजहद करके आए हैं और इन लोगों की आंखों में आंखें डाल के मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ेगा। और मैं आवाम से कहना चाहता हूँ इंशाल्लाह लीडर आपका ईमान आ रहा है, मुखलिस है, कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैं जरा शेख साहब से भी अब पूछते हैं क्योंकि शेख साहब ने तनकीद तो की आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे। ठीक है जी, आप शेख साहब वो कह रहे हैं कि पिछली हुकूमतों ने इस हालत तक पहुंचाया और हमें तो ऐसे ही पाकिस्तान मिला था और वेंटिलेटर पे था और कर्जे चढ़े हुए थे और मिस गवर्नेंस थी और अनगवर्नेबल चीज़ें थी और हुकूमतें पिछली आई हैं और एक हुकूमत के हिसाब भी रहे। तो इन बातों का क्या जवाब है? देखें, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। मेरे भाई अली मोहम्मद खान का बड़ा एहतराम है, हमेशा कोशिश करता है कि हक़ाइक़ पे बात करे। मैं इन्होंने एक बात जज्बात में की, मैं उसका बात का जवाब देना चाहता हूँ। आप इन्होंने कहा कि एक हुकूमत जिसका मैं भी हिस्सा था उसने हमारे लिए कैसा पाकिस्तान छोड़ा। उन्होंने आपके लिए पाकिस्तान नहीं छोड़ा। What PTI needs to understand, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर, और उसको इस बात को समझना चाहिए कि किसी ने इनके लिए पाकिस्तान नहीं छोड़ा। इन्होंने अपनी हिम्मत से इलेक्शन लड़ के पाकिस्तान लिया है, कोई इनके लिए पाकिस्तान छोड़ के नहीं गया था। इनकी बड़ी थोड़ी सी अददी बरतरी कौमी असम्बली में है और बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपना वजीर आजम वहां पे इंस्टॉल किया है। चाहे किसी की बैड गवर्नेंस थी, किसी की गुड गवर्नेंस थी, मगर अगर आप कंपैरिजन करें तो पिछले हालात बेहतर थे या आज के हालात बेहतर हैं? क्या आज चीनी सस्ती है या कल चीनी सस्ती थी? आज आटा सस्ता है या कल आटा सस्ता था? आज डॉलर महंगा है या कल डॉलर महंगा था? आप सिर्फ इकोनॉमी का कंपैरिजन कर लें कल का और आज का। अब आ जाए इलेक्शन पे। इलेक्शन आपने लड़ा है, इलेक्शन आप फाइट करती हैं टू पार्टीज। अपने शौक से आपने 17 साल मेहनत की है, आपका शौक था वजीर आजम बनने का। आप 17 साल तक पाकिस्तान में तहरीक चलाते रहे, अल्लाह ने आप पे मेहरबानी की, आप लोगों की मदद से, अल्लाह की नुसरत से आप इलेक्शन जीत गए। आप अपनी हिम्मत से आपने और अपने शौक से यह टारगेट लिया था कि पुराना पाकिस्तान ठीक नहीं है, हम एक नया पाकिस्तान बनाएंगे और हम उसमें बेहतरी लेके आएंगे। नवाज शरीफ ने आपको प्लेट में रख के नहीं दिया, जरदारी ने आपको प्लेट में रख के नहीं दिया। आपने साल हर साल इन दोनों पार्टियों के खिलाफ एक तहरीक चलाई, लोगों ने आपकी बात के ऊपर एतबार किया और आपने वो बदतर होंगे, बद से बदतरीन होंगे, मगर आपने उन बदतरीन और बदतर दिए पाकिस्तान में जिसके खिलाफ 21 साल या 17 साल आपने मुहिम चलाई, आपने उसका हाल क्या कर दिया? आपने उसको बद से बदतरीन कर दिया, आपने उसके हालात वर्स कर दिए। आप कहते हैं कि दे के गए हैं, छोड़ के गए हैं। वो तो आज भी कहते हैं कि इलेक्शन चोरी हुआ है, वो तो आज भी कहते हैं कि इलेक्शन ना होता तो हम वजीर आजम होते, और फिर उन्होंने वो वादे नहीं किए जो आपने किए थे। आप अपने वादों का जवाब दें।
ये क्या जवाब है मेरे अजीज मेरे भाई? ये क्या बात है कि तुसी छड़ गए सो? वो कौन छड़ के गया सी? तुसी अपने शौक नाल वजीर आजम बने हो, तुसी अपने शौक नाल इलेक्शन लड़े, आपने अपने शौक से सीटें जीती हैं। अब अगर आपसे डिलीवर नहीं हो रहा तो इसका इल्जाम भी आपको अपने सर लेना पड़ेगा। अगर आप बदतर चीजों को बेहतर नहीं कर सके तो इसके जिम्मेदार आप हैं। अगर आप चीजों को बेहतरी की तरफ नहीं ला सके तो इसके जिम्मेदार आप हैं। हालात किसी को बना के नहीं दिए जाते। हाँ जी, अगर जुडिशरी आइडियल होती, अगर फौज आइडियल होती, अगर ब्यूरोक्रेसी आइडियल होती, अगर अवाम आइडियल होती, अगर चोरी ना होती तो मैं मुल्क ठीक कर देता। ये सारे के सारे चैलेंजेस जो हैं ये पिछली हुकूमतों को भी थे, उनके लिए भी यही मामला थे। उन्होंने तो चलाया, वो चोर भी थे, वो डाकू भी थे, वो करप्ट भी थे, इसके बावजूद वो किसी न किसी तरीके से काम लेके चलते रहे। आप चोर भी नहीं है, आप ठीक हो गया जी। मैं चाहता हूं कि अली मोहम्मद खान साहब से जवाब ले लें, फिर तसल्ली से आपका तज्जिया कैसा इसके ऊपर लें। ठीक है जी, अली मोहम्मद खान साहब, आपने डिस्कशन सारी उनकी भी सुन ली। वो कहते हैं कि देखिए आइडियल सर्कमस्टांसेस तो नहीं होते हैं ना, वो फिर चोरी भी होती है। अगर ब्यूरोक्रेसी आइडियल होती, जुडिशरी आइडियल होती, फौज आइडियल होती, जितने भी उन्होंने नाम लिए, तो फिर आपकी ज़रूरत क्या थी? आपने तो तब्दीली का नारा लगाया था, नया पाकिस्तान। आपने तो कहा था कि हालात वाकई बहुत बुरे और हम इसको ठीक करेंगे। तो आइडियल चीज़ें, ये क्या बात हुई? चीज़ें आइडियल होती तो फिर आपने ठीक नहीं करनी थी ना। आइडियल चीज़ों को तो ठीक किया नहीं जाता, ठीक तो उन्हीं को किया जाता है जो बिगड़ी होती हैं। देखिए, मैं इनमें से बहुत सी बातों से डिसएग्री नहीं करता, लेकिन जो एक बात है जिसकी तरफ ये लोग नहीं आ रहे वो ये है, देखें मुश्किल हालात के लिए अल्लाह ताला एक ऐसी लीडरशिप को चुनता है जो मुश्किल हालात में से आपको वहां से निकाल सके। अब उसके लिए जो सख्त फैसले थे वो ले लिए गए। IMF प्रोग्राम में हम अपनी मर्जी से नहीं गए, मैं बार बार ये बात कर चुका हूँ, क्योंकि उन वजूहात की बिना पे हमें जाना पड़ा जो आप सबको पता है कि माजी में हम लोगों ने जो किया। लेकिन जिस तरह इस बात का सबको एहसास है कि मुश्किल सूरत हाल है, तो इसको एहसास होना चाहिए कि मुश्किल सूरत हाल से आप एक दिन में नहीं निकलते। या तो एक ऑप्शन यही था कि हम अरब के कर्जे लेके आर्टिफिशियली आपको रिलीफ देते, लेकिन ये जो मिसमैनेजमेंट है इकोनॉमी की जो सारा मुल्क में हुई है, इसका बम एक न एक दिन। तो कर्जे लिए तो हैं आप लोगों ने, और फेस ये होना था एक दिन, लेकिन सख्त फैसले सर कर्जे लिए तो हैं आप लोगों ने। गाड़ी सही तरफ चला दी गई है। अब जो महंगाई का बम है जिसमें कुछ बदलाव उसमें से हमें निकलने से काम लेना होगा। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो लोगों को ये कहता है। मैं समझता हूँ कि लीडरशिप का सबसे काम जो है वो उम्मीद देना है। अगर हमारे पास उम्मीद नहीं है, हमें यहाँ पे कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। मैं उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह विद इन सम टाइम, फौरी तौर पे नहीं लेकिन कुछ ऐसे में इंशाल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। आपकी हुकूमत को भी इसका पूरा इदराक है, इमरान खान साहब को भी इसका इदराक है, और वही वो आदमी है जो सही मायने में अवाम के अंदर से उठ के बड़ी मुश्किलात से गुजर के इस मकाम तक पहुंचे हैं, और उनको भी इसका एहसास है कि अगर वो इस काम में कामयाब नहीं होते तो उनका नाकाम होना, इमरान खान साहब को इसका पता है, उनका नाकाम होना एक हुकूमत का नाकाम होना नहीं है। उनका नाकाम होना जो है उम्मीद का टूटना है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तानी अवाम की जो है वो उम्मीद टूटे। और जो भी इस मुल्क के मसले हैं वो इस बात को समझते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान की इस मुश्किलात से निकलने का कोई शॉर्टकट नहीं था, ना है। मुश्किलात से निकलने के लिए आपको मुश्किल से गुजरना होता है। और ठीक है, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ठीक है, इजाजत दीजिएगा मैं काजी साहब से। जी काजी साहब, देखें, लॉर्ड केन्स ने कहा था इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। हमें सब कहते हैं आप इंतजार करो। इस तबके की जरा अपना देखें, इन्हें नहीं इंतजार करना पड़ता। एक ठेका 5-5 नस्लों की गुर्बत ख़त्म कर देता है, और इतनी दौलत होती है कि 50,000 साल भी इनकी ज़िंदगी हो तो ख़त्म नहीं होती। और दूसरी बात यह कि बड़ा स्लो प्रोसेस है पॉवर्टी ख़त्म करना। मैं इसको नहीं मानता। मैं इसकी मिसालें आपको दे सकता हूँ। पॉवर्टी क्यों है? इमरान खान साहब और कुछ नहीं था तो ये 2 नंबर IPPs के जो मुआहदे थे वो तो निकाल के ले आते, जो एट द सेंटर ऑफ ऑल दीज इल्स हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ महंगी होती है। हम ये भी नहीं कर सके कि 4% पे जो शहबाज शरीफ ने कर्जा लिया, 30 करोड़ रुपया बिजली का बिल दिया है इस मुल्क के अवाम ने। ये जो ट्रेन चल रही है यहाँ पे और नहीं भी चल रही, और जो 3 महीने में उसने कमाया है वो 24 लाख रुपया है। अभी बाकी खर्चे छोड़ दें। आप मुझे ये बताएं कि हमें आप सब्र, हम तो पिछले 70 कई सदियों से सब्र कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं
एक बंदे को 4 स्टेंट चाहिए जिंदगी बचाने के लिए, उसके पास 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं होता। मसला यह है कि आपने, मैं आज फिर कह देता हूं, रोज सोशलिज्म को गालियां देते हैं इमरान खान साहब, ख्वार कैपिटलिज्म के हाथों हो रहे हैं, गालियां सोशलिज्म को दे रहे हैं। यहां तो कभी आया ही नहीं करने थे ये वादे। अगर कार्टेल नहीं टूट सकते थे तो फिर आपको ये वादे नहीं करने। आपके पास खुदा बख्श, अबू बकर खुदा बख्श की रिपोर्ट पड़ी है जो कहता है ये सारी रेगुलेटरी रेजीम्स बंद कर दो। वर्ल्ड बैंक कहता है कि आपके $45 बिलियन 10 सालों में कौन खा गया? IPPs खा गया। आपने हाथ लगाया? ये जो करने वाले काम थे, अच्छा उसकी नहीं लगा सके, उसकी वजह थी, मैं आपकी मजबूरियां भी आपको बता देता हूं। इन्हीं कार्टेल्स की जेब में होते हैं आपके अवान, यही आपकी जो, तो नहीं करने थे वो वादे। जब इनकलाब नहीं करना था, स्टेटस को की सियासत करनी थी, इन तबकात को नई जिंदगी देनी थी, हमें झूठी उम्मीदें देने के, तो ये काम नहीं करना था। ये एक दिन में हो सकता है। जुल्फकार अली भुट्टो के, हालांकि कुछ भी नहीं किया उसने, लेकिन उसने एक दिन में शुगर का मसला हल कर दिया था ना, टेक ओवर कर ली थी उसने, जान थी उसके अंदर, सारी नहीं कर सका जिसकी वजह से मारा गया था। बात यह है कि आप उसी सिस्टम को इंटैक्ट रख के, जो ऑपरेसिव है उसमें आप मुझे बताएं, इस वक्त बराह रास्त इल्जाम लगता है रज़ाक दाऊद साहब पर, मैं नहीं लगा रहा, इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर ने आपकी असेंबली में कायमा कमेटी में जाके लगाया है कि रज़ाक दाऊद साहब इज वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने स्टील मिल को तबाह किया है। आपने क्या किया? वो तो आपके साथ बैठे हुए हैं। अच्छा दूसरी बात सुने, रज़ाक दाऊद साहब कहते हैं मेरे बच्चों से तल्लक ही कोई नहीं है, जो बादशाह डैम जो डैम बना रहे हैं। यही बात नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरा बच्चों से कोई तल्लक नहीं है, इसहाक डार का अपने बच्चों से कोई तल्लक नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपने उसी सिस्टम को कंटिन्यू किया और कार्टेल्स के जरिए हुकूमत करने। नवाज शरीफ ने घसीट के पीपल्स पार्टी को सरमाए की विकेट पे लेके आया, पीपल्स पार्टी का हशर देखे क्या हुआ। नवाज शरीफ साहब से अच्छी कार्टेल्स की और काले धन की सियासत कोई नहीं कर सकता। उनकी विकेट पे आप उनको, ये तो एस्टैब्लिशमेंट के गले एम ए परवेज रशीद साहब ने इनकलाब जाग गया सी, उनका गला सड़ा जो स्टालिनिज्म है, उन्होंने समझा मियाँ साहब लीडर हैं तो मियाँ साहब ने मान लिया। तो ये आगे तो बात ये हो सकता है, मगर जिगरा चाहिए। चाइना में हुआ था ना 1947 में, घास खा के उन्होंने धरना दिया था और वो चलाया था, और आज वो चाइना कहां खड़े आप देख सकते हैं। हो ची मिन्ह ने किया था, हम नहीं करना चाहते थे, हमसे नहीं होना था, हम किसी गलतफहमी में थे। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक का वक्त। वेलकम बैक टू सवाल। एक शॉट है मेरे पास वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का 2 साल पहले का, जिसमें वो आने वाले गैस बहरान से डरा रहे हैं और उसकी वार्निंग दे रहे हैं और तंबीह दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, सुनिए। ये गैस का जो ये सिचुएशन है, ये जो मैंने देखी है, मैं इसलिए अलार्म्ड हूँ क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है इस सर्दियों में हमें प्रॉब्लम आना है, लेकिन अगली सर्दियाँ इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। और जो हम अब ज़्यादातर इम्पोर्टेड गैस के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, जिस कीमत के ऊपर बेचते हैं लोगों को, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इम्पोर्टेड गैस इंपोर्ट करके और इस कीमत पे बेचें। और वो अभी से सर्कुलर डेट बननी शुरू हो गई है गैस सेक्टर के ऊपर, जो कभी पहले नहीं थी। तो अली मोहम्मद खान साहब, ये प्राइम मिनिस्टर साहब वार्निंग दे रहे थे कि अगले साल गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, और मेरे पास जो फिगर्स हैं उसमें जो आज LNG के टेंडर की मंजूरी दी गई है वो $31 फी यूनिट पे है। तो जब वज़ीर आज़म साहब वार्न कर रहे थे, उस टाइम पे अगर कोई हिकमत अमली दुरुस्त बना ली जाती और सौदे कर लिए जाते तो इतनी महंगी LNG शायद हमें ना मिलती और अवाम भी इस महंगाई से बचते या जो बहरान पैदा होगा उससे बचते। तो ये तो गवर्नेंस का फुकदान नहीं है अली मोहम्मद खान साहब? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो परचेज की गई, कुछ इसमें लॉन्ग टर्म आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ आपको जो है शॉर्ट टर्म में लेने पड़ते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरफ इंडिया दिया था वो यही था कि जो हमने पाइप गैस जो है तो पूरे मुल्क में फैलाई और मजीद भी वो फैला रहे थे। जितनी भी सियासी गवर्नमेंट्स आती, हमने खुद भी बहुत सी पाइपिंग की है, लेकिन आपके पास वो कुदरती वसाइल जो होने चाहिए थे इतनी बड़ी पाइप गैस प्रोवाइड करने के लिए, उस तरह तो आपके पास ज़खायर नहीं थे जितना हमने कमिट किया। लेकिन बहरहाल ये एक इशू तो हमारे पास है, क्योंकि जो आप परचेज करके जब कम कीमत पे देते हैं तो उसका सेटल डेट के ऊपर आपका बनता है, जो आपको उसको फेस करना था। पहले से आपकी जो है मईशत कमजोर है, जिस सूरत हाल से निकले कोविड के दौरान अल्लाह ताला ने ऐसे पाकिस्तान पे करम किया तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो नेगेटिव में नहीं गई। आप 3.9 तकरीबन 4 को आपने टच किया। हालांकि अब फिर हम बात करेंगे तो शायद साहब बुरा ना माने, लेकिन आपने अड़ोस पड़ोस के हवाले से अपने मईशत को देखना जरूर होता है। हिंदुस्तान का भी जो है वो नेगेटिव में गया, जापान और
जैसे मुल्कों का नेगेटिव में गया GDP ड्यूरिंग कोविड, पाकिस्तान का पॉजिटिव। लेकिन ये जो बात है कि जिस टाइम पे LNG सस्ती मिल रही थी इंटरनेशनल मार्केट में, उस टाइम पे सौदे क्यों नहीं किए गए, इसका क्या जवाब है? लेकिन उसको तो बेहतर आपको हमारे साथ बता सकते हैं, क्योंकि बेसिकली उनकी फील्ड है ये। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जिस कीमत पे हमें मिल सकता था हमने लिया। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जो है वो आप ज्यादा कमिट इसलिए नहीं कर सकते कि आपको फिर आने वाले प्राइसेस का ज्यादा पता नहीं होता है। दैट्स व्हाई वंस इन अ व्हाइल जो है आप शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स की तरफ जो है, स्पॉट परचेजेस की तरफ जो है वो जाते हैं। सर, वो वज़ीर आज़म साहब तो 2 साल पहले कह रहे थे कि ये क्राइसिस आएगा। अभी हाल ही में हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो 2 साल पहले का शॉर्ट सुनवाया मैंने, 2 साल पहले का शॉर्ट सुनवाया मैंने। बहरहाल जी शेख साहब क्या कहिएगा? सर मैं तो इसके ऊपर यही कहूँगा, मैं अपने भाई अली मोहम्मद खान की बात नहीं सुन सका, इन्होंने मुझे क्या कहा, मगर नहीं वे कोई अच्छी बात ही की होगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, वज़ीर आज़म को सच बोलना चाहिए, ठीक सच बोलना चाहिए, क्यों नहीं, हम सबको सच बोलना चाहिए, कायदीन को सच बोलना चाहिए, वज़ीर आज़म ही नहीं सबको सच बोलना चाहिए। अब मुझे आप ये बताएं कि वज़ीर आज़म है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, मैं नहायत इज़्ज़त और एहतराम से बात कर रहा हूँ। एक रिपोर्टर और प्राइम मिनिस्टर में फ़र्क है, रिपोर्टर को सच बोलना चाहिए, लिखना चाहिए और हमें बताते रहना चाहिए भाई ये मसला है, इंज हो गया, इंज हो गया, इंज हो गया। आप मुझे ये बताएं, वज़ीर आज़म हमें सॉल्यूशंस बताएं, वज़ीर आज़म हमें मसले ना बताएं। हम बैन सुनना नहीं चाहते हैं, हम आहुजारी सुनना नहीं चाहते हैं, हम आपके मसाइल की बेहतर सुनना नहीं चाहते हैं। मैं लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने आपको वोट दिए हैं, वो आपको क्यों लेके आए थे? क्योंकि आपने इससे भी बुरे पाकिस्तान की तस्वीर खींच के लोगों को इलेक्शन में दिखाई थी कि ये तस्वीर है, और फिर दूसरी ये तस्वीर है, हम पाकिस्तान को ऐसे ठीक करेंगे। आप हमें सोल्यूशन देना। अगर गैस महंगी हो सकती है तो यू आर मैनेजिंग दिस कंट्री, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप इसका हल निकालें। मैं आपको मिसाल देता हूं, किसी बंदे की फैक्ट्री जो है वो एक मैनेजर चला रहा है, ठीक नहीं चलती, नुकसान हो गया, प्रोडक्शन इंज नहीं हुई, नहीं हुई, वो मैनेजर चेंज कर देता है और नए मैनेजर को लेके आता है, कहता है भाई अल्लाह के बंदे ये मिल बैठ गई है, इसको चलाओ। अब वो आके दूसरा मैनेजर भी उसको कहानियां ये शुरू कर दे, प्रोडक्शन लाइन में ये रौला है रौला, वो मैनू तो पता है सारे रौलियां दा, ये सारे रौलियां दा मैनू पता है, सारी मुसीबतां दा मैनू पता है। मैनेजर साहब तुहानू तो लैके आंदा सी मिल चलाने वास्ते। सो प्राइम मिनिस्टर साहब, लोगों को पता है ये मसाइल हैं, क्योंकि ये मसाइल आपने ही हाईलाइट किए हैं, आपने ही पिछली हुकूमत की नालायकियां लोगों को बताई हैं। अच्छी बात है, मैं इसमें आपकी तारीफ करता हूं, मगर आप बताने वाले नहीं हैं, सिर्फ ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लोगों ने वो सुनने के बाद आपको ये जिम्मेदारी, आप इसका सोल्यूशन हमें दे दें, मसाइल ना बताएं आप, क्योंकि लोग बेचारे मसले सुन के क्या करेंगे। सोल्यूशन आपके पास है, करें, जायज करें, ना जायज करें, उल्टा करें, सीधा करें, अपनी कौम के लिए करना है, इसको रिलीफ बना के दें। और ये अपने जहन में रखें कि आपको खलीफा मुकर्रर नहीं किया गया, आपको 5 साल के लिए वोट दिए गए हैं, ऐसे ही जैसे पिछले तमाम वजीर उज़्मा को दिए गए थे। आप भी 5 साल के लिए, जब आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर आप क्या कहेंगे? अभी तो आप ये कह रहे हैं ना 5 साल का मैंडेट है, यही बात मैंने यूसुफ गिलानी को कहते हुए, ठीक है जी, इजाजत दीजिएगा। कैस साहब, ये जो बात इन्होंने की है, बात तो दुरुस्त है कि गवर्नमेंट का काम तो सोल्यूशंस देना है, सिर्फ मसाइल की निशानदेही करना नहीं है। बट द पॉइंट इज़ कि इमरान खान खुद हर चीज़ के एक्सपर्ट तो है नहीं। इमरान खान एजुकेशन के, इमरान खान हेल्थ के, इमरान खान गैस के, इमरान खान दीगर जितने भी बुरहान पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं, ही नीड्स टीम। जी सर, मैं यही बात करने लगा, तो वो जो एक्सपर्ट्स की टीम चाहिए, क्या वो उनके पास है? देखिए, इसमें बात जी, एक्सपर्ट्स जितने हैं इनसे तो फौरी तौर पर निजात हासिल कर लें। मैं ये आपको बात इंतहाई ध्यानदारी से कह रहा हूँ, बारिंग साइड फ्यू एक्सेप्शंस। ये जितने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के आपके इकोनॉमिक्स के PhD हैं ना, या इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट बना के भेजते हैं या इन्हें ज़हनी माजूर करके भेजते हैं। मैं बड़ी सख्त बात कह रहा हूँ, ये सारे के सारे IMF और वर्ल्ड बैंक में नौकरियों की तलाश में होते हैं। मैं जिनके साथ TV पे बैठा हूँ, कोई बंदा सच्ची गल नहीं करता। एक मैंने कल बैठ के कह रहे सी, मैं को यार ये 2 नंबर एक्सपोर्ट्स क्यों करते हो, ये कुत्ते की फूड क्यों, 30 से 40% एक्सपोर्ट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, कमांड इकानमी के बहुत बड़े दुश्मन सलमान शाह जो इनके गवर्नमेंट में काम करते हैं वो कहते रहे हैं, और नहीं आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। बात ये है कि सिस्टेमिक फेलियर हो गया है दुनिया में। अमेरिका को 8,000 अरब डॉलर छाप के अपने रेवोल्यूशन रोकना पड़ा है अपनी गलियों में। इस वक्त सूडान IMF के खिलाफ 40 लाख बंदा सड़कों पर है। एक्वाडोर में पेट्रोल की प्राइसेस पे स्टेट जो है वो लोगों के साथ लड़ रही है। लेबनान में 2019 और अब फिर दोबारा से हो रही है अपराइजिंग, और IMF ने दोबारा इनको इसका वो बना रहे हैं, इसका रिकॉर्ड रख रहे हैं।
प्लीज वेकअप कॉल है। न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बैठ गया है। और खान साहब, आपने नहीं देखा यूरोप, आपने अमीर लोगों में 17 साल से आप घूम रहे हैं, आपने यूरोप के मेहनत कश नहीं देखे, वहां का निज़ाम नहीं देखा, वहां की इशराफियत से जिसको आप कहते हैं मैं उनको जानता हूं, ये निज़ाम हर जगह पे पिट गया है। इवन जो वो 2 कंट्री 1 सिस्टम वाला ड्रामा चीन ने किया था, उसकी प्रॉपर्टी का अशर देखें, बैठ गई है वो, 30% है उसकी GDP का। वी नीड मेजर चेंजेस। मैं बार बार कहता हूं, इट इज नॉट अबाउट द गुड गवर्नेंस, इट इज अबाउट द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। इसके जो ढांचा है वो बुनियादी तौर पर उसको आपको बदलना पड़ेगा। लेकिन कोई बदलेगा? कौन बदलेगा? जिन्हें लोगों ने जेडे CV जेडे ने IMF और वर्ल्ड बैंक में रखे होते हैं कि 4% की नौकरी मिल जाए और यहाँ हदायतनामे, ये सारे इकोनॉमिक, वो ठीक कहता है जॉन पर्किंस, दे आर ऑल इकोनॉमिक हिटमैन। और यार आपके स्टेट बैंक का कौन सा स्टेट बैंक का गवर्नर है जो आके कहेगा कि डॉलर की कीमत बढ़ जाए तो फायदा होता है? वक्त खत्म हो गया। आप तीनों मेहमानों का बहुत अच्छा लगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।